अच्छा जी, देखें आज जो हमने क्लास पढ़नी है वो है प्रपोजल राइटिंग। अब प्रपोजल राइटिंग क्या होती है, देखें फाइवर की अगर मैं बात करूं तो फाइवर पे क्या होता है कि आप लोग जब एक गिग सेटअप करते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी फर्स्ट गिग जो है वो पब्लिश कर दी है, अगर वो आपकी गिग रैंक कर जाती है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। अब कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड जो आपने टारगेट किए हों अपने टाइटल के अंदर, फॉर एग्जांपल उनमें से कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर गए हैं, तो फाइवर पे क्या होगा कि फाइवर पे क्लाइंट आएगा और ऑर्डर देके चला जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका कार ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ठीक है, और ये बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, देखें बायर रिक्वेस्ट ये चीज होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बायर आया है, ठीक है, और वो जो बायर है वो फाइवर पे आया और उसने क्या किया है, अपनी एक रिक्वेस्ट पोस्ट की है। उसे एक लोगो चाहिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वो एक फोटोग्राफर है और उसको अपनी फोटोग्राफी कंपनी के लिए ना एक लोगो चाहिए, ठीक है, या स्टूडियो के लिए उसे एक लोगो चाहिए। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो अपलोड कर देगा, वो कहेगा जी मुझे लोगो चाहिए, मेरी कंपनी का नाम ये है, ठीक है, और मेरी कलर थीम ये है। अगर वो कलर थीम नहीं बताता तो फिर हम उससे पूछते हैं। तो बेसिकली काम करने के दो तरीके हैं फाइवर की अगर मैं बात करूं तो। एक तो ये है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड रैंक हो जाता है, ठीक है, तो आप उस आपको जो है वो उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा आपको ये होगा कि क्लाइंट आपकी उस स्पेसिफिक गिग के ऊपर ऑर्डर दे के या ऑर्डर प्लेस करके चला जाएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि इनबॉक्स में आएगा ऑर्डर। नहीं, इनबॉक्स में नहीं आता। देखें मैंने जब आपको स्विच टू सेलिंग, स्विच टू बाइंग करके दिखाया था, ठीक है, तो वहां पे एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताई थी मैसेज का, ठीक है। जब आप उस मैसेज पे क्लिक करेंगे ना तो बेसिकली दो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएंगी। एक होगा नोटिफिकेशन और एक होगा इनबॉक्स। अच्छा, राहिल खान कहते हैं कि मेरी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। कोई स्टूडेंट बता दें जल्दी से कि मेरी आवाज़ जो है वो ठीक है या डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा जी, सब कह रहे हैं क्लियर है। राहिल आप अपने एंड पे थोड़ा सा चेक कर लें, क्लास को जो है वो बंद करके दोबारा इसको जो है वो आप चला लें, ठीक है। अच्छा, स्लो मैंने माइक बिल्कुल करीब रखा हुआ है, स्लो तो खैर नहीं है मेरे ख्याल से। अब बताइएगा ज़रा। अब स्टूडेंट अब बता दें। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था फाइवर पे काम करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आपने जो एक गिग बनाई है ना, आई विल रीडिजाइन, रीडू, एडिट, मॉडिफाई, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। क्लाइंट जब आके सर्च करता है ये कीवर्ड, और अगर आप उस सर्च के बिहाफ पे पहले पेज पे बैठे हुए हैं, ये बात याद रखना, पहले पेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है अगर आप 5 6 10 15 पेजेस पे बैठे हैं फिर भी ऑर्डर आते हैं, उसकी मैं थ्योरी बताऊंगा कि वो क्या जो है वो सीन होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि फाइवर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो फाइवर पे एक तो जब आपका कीवर्ड रैंक हो जाता है तो क्लाइंट आता है, उसे आपकी गिग को चेक करता है, आपकी गिग अगर उसे अच्छी लगती है तो वो आपके ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हर क्लाइंट आके जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करता, वो आता है एक अपनी जॉब पोस्ट करता है, ठीक है। जॉब पोस्ट को फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट कहा जाता है। मतलब बायर रिक्वेस्ट से क्या मुराद है, बायर रिक्वेस्ट से मुराद ये है कि क्लाइंट आया, उसने एक बायर रिक्वेस्ट पोस्ट की, ठीक है। इस बायर रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट कहता है जी मुझे लोगो चाहिए और मेरी कंपनी का ये नाम है, या मुझे बिजनेस कार्ड चाहिए, या मुझे फ्लायर चाहिए, या मुझे ब्राउशर चाहिए, या मुझे वेबसाइट डिजाइन करवानी है, ठीक है। बहुत सारे फ्रीलांसर जो पूरी वर्ल्ड के अंदर लोगों का गिग सेटअप करके बैठे होंगे, उन लोगों को वो बायोगैस नजर आएगी। ये बात मेरी थोड़ी सी क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। जो लोग अपने गिग्स के अंदर लोगों का कीवर्ड लगा के बैठे होंगे, चाहे वो वेक्टर ट्रेसिंग ही क्यों नहीं है और उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगो डिजाइन आ रहा है, तो आप लोग सर्च में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको बायर रिक्वेस्ट नजर आती हैं वो आपकी माइक्रो नीच के बिहाफ पे नजर आती हैं। फाइवर की ये कोशिश होती है कि आपको जो वो बायर रिक्वेस्ट दिखाता है वो
आपकी माइक्रो नीच के बिहाफ पे दिखाता है। ये बात इतनी क्लियर होगी आप लोगों को। अभी मैं ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना किसी ने भी कि सर ये होती क्या है, ये कैसे करते हैं ये चीज। जरा जल्दी से कमेंट करके बता दें मुझे, फिर मैं ताकि आगे जो है वो चले। ऑर्डर कहाँ पे नजर आएगा ये मैं आगे चल के बताऊंगा। खुरम शहजाद कहते हैं बिट कंफ्यूज। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। वालेकुम सलाम गुलजार हबीब। देखें टाइम पे आया करें आप लोग। अच्छा जी, जब बाय रिक्वेस्ट पे आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझ लगी कि बाय रिक्वेस्ट क्या चीज होती है। बाय रिक्वेस्ट वो चीज होती है कि क्लाइंट आता है अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है फाइवर के ऊपर। आप उस पे बैठ के जब अप्लाई करते हैं ना, और जो लाइन चीजें लिखते हैं क्लाइंट के लिए, उसे कहते हैं प्रपोजल राइटिंग। बड़ा अच्छा सवाल पूछा मरियम खान ने कि अगर क्लाइंट आता है ऑर्डर दे देता है तो हमें लिखने की जरूरत है प्रपोजल? नहीं लिखने की जरूरत फिर तो। अच्छा गुलजार हबीब, खैर कोई इशू नहीं। मरियम खान का सवाल था या क्वेश्चन था कि अगर क्लाइंट आके फाइवर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अपवर्क डिफरेंट है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी टर्म एंड कंडीशन है, हर प्लेटफॉर्म को यूज करने का अपना एक तरीका कार है। अपवर्क पे क्लाइंट आके आपको प्रोजेक्ट नहीं प्लेस कर सकता, लेकिन फाइवर पे कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल फाइवर पे आपको एक प्रोजेक्ट प्लेस हो गया है, तो उसके लिए आपको नहीं है जरूरत प्रपोजल लिखने की, बस इतना क्लियर कर लें। इकरा इश्तियाक नहीं, थोड़ा सा ये डिफरेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, अभी तक यहाँ तक जो है वो आपको बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखें। ये बाय रिक्वेस्ट सबसे पहले आपने देखना है कि एक्सेस कैसे करेंगे। देखें, जब आप फाइवर को ऑन करते हैं अपने जो है वो ब्राउजर पे चलाते हैं, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है। ये बात तो अब सब लोगों को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आप जब फाइबर को जो है वो रन करते हैं, तो आपके पास फाइबर के आगे सर्च बटन नजर आ रहा होता है। अब सर्च बटन का क्या मतलब होता है? सर्च बटन का मतलब होता है कि आप इस वक्त कौन से डैशबोर्ड पे हैं? बाइंग डैशबोर्ड पे हैं। अच्छा, मोहम्मद हुसैन कहते हैं स्क्रीन नजर नहीं आ रही। कोई और भी स्टूडेंट बता दें जी, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही? फाइबर और सर्च बटन आगे लगा हुआ नजर आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, क्लियर, यहाँ पे क्लियर है बात बिल्कुल। देखिए, आप जब फाइवर को अपने ब्राउजर पे चलाते हैं तो आपको ये चीज नजर आ रही होती है। इट मीन आप बाइंग डैशबोर्ड पे हैं। ठीक है, आपने कहाँ पे क्लिक करना है? इधर स्विच टू सेलिंग पे। जब आप स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करते हैं तो फिर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे सर्च बटन एक्चुअली जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बाइंग डैशबोर्ड से कहाँ चले गए हैं? सेलर डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब आप सेलर डैशबोर्ड पे आ गए हैं ना, तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाय रिक्वेस्ट होती है ना, वो आपको एक्चुअली नजर कहाँ पे आती है। ठीक है, आपको बाइंग वाले डैशबोर्ड से सेलिंग वाले डैशबोर्ड पे जाना पड़ता है। देन ये जो छोटा सा मोर का बटन लगा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो बाय रिक्वेस्ट का आता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है? अभी भी आप अगर अपने पास थोड़ा सा करके देखें इसको प्रैक्टिकली, तो मुझे जल्दी से बता दें कि ये एक्सेसिबल है। इस तरह से आपको बाय रिक्वेस्ट नजर जो है वो आती है। यहाँ तक मुझे बता दें।
ठीक है, ठीक है। देखिए, जब आप बाय रिक्वेस्ट पे मोर पे क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे बाय रिक्वेस्ट पे, ठीक है, तो आपके पास जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा फिर। ठीक है, अब आपके पास ये एक प्रोजेक्ट है। देखें, सबसे पहले आपने देखना है डेट आपके पास शो नहीं हो रही होंगी, बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास शो हो रही होगी। तकरीबन जब आप लोग स्टार्ट करते हैं ना फाइवर को एज अ न्यूबी, तो आपके पास ये चीजें नहीं शो होती। इन चीजों को टाइम लगता है शो करवाने में। उसकी रीजन ये है कि फाइवर आपको थोड़ा सा चेक करता है कि आपने गिग्स कितनी बनाई हैं, आप लोग सीरियस भी हैं या नहीं, ऑनलाइन रहते भी हैं फाइवर के ऊपर या नहीं। ठीक है, तो ये जो बाय रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास हो सकता है कि ना नजर आ रही हो आप लोगों को। अब मेरे मेरे पास जो है वो राउंड अबाउट 2000 के आसपास नजर आ रही हैं। ठीक है, मतलब मुझे 2000 बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि हम काफी ऐसे से काम कर रहे हैं। और दूसरा, जी जी, जिब्रान खान नहीं नजर आएंगे ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मोहम्मद रोमान, आपके पास 10 आ रही हैं? बहुत जबरदस्त, अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है कि आपके पास जो है वो। जी जी, देखें, मेरी बात सुने। ये जो डेट होती है ना, इसमें आपको पता चलता है कि क्या बायर रिक्वेस्ट नई है या पुरानी है। ठीक है, देखें, ये 7 अगस्त की है तो मतलब ये आज की है। ठीक है, मतलब आज ही ये प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है। अगर यहाँ पे डेट पुरानी हो तो आपने समझ जाना है कि जी ये बायर रिक्वेस्ट पुरानी है। बायर, यहाँ पे ये बायर है, उसका नेम आप लोगों को नहीं शो होगा। ठीक है, नेम में कंफ्यूज नहीं होना। और जो उसने पिक्चर लगाई होगी, वो आपको नजर आ रही होगी। अब इसने नहीं लगाई पिक्चर, और इसका नेम लेजेसी है, तो एल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वो लेटर आ गया, करेक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट है। देखें, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। क्लाइंट इधर आपको बताएगा जी मुझे फलां चीज चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है। उसके बाद है ऑफर। ऑफर का मतलब है कि 10 लोग इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर चुके हैं, इस क्लाइंट को ऑफर कर चुके हैं, 10 लोग अपना प्रपोजल इस क्लाइंट को भेज चुके हैं। ठीक है, ड्यूरेशन क्लाइंट ने ये सेट किया है कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट जो है मेरा, आप कितने दिन के अंदर करके देंगे? 3 दिन के अंदर। और एक लोगो बनाने के वो $75 तो दे रहे हैं आप लोगों को। कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको ये आइडिया हो गया कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती है और कैसे नजर आती है, अप्लाई कैसे करना है, और बाकी क्या तरीका कार है, मैं बाद में समझाता हूँ। चलें जी, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा जी, देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बाय रिक्वेस्ट समझ आती है। ठीक है, कि जी क्लाइंट जो है वो एक लोगो मांग रहा है, और हमने वो लोगो क्लाइंट को बना के देना है। तो आपने इस बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई कैसे करना है, उसे कहते हैं प्रपोजल राइटिंग। ठीक है, अच्छा अभी कमेंट्स छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें आप लोग। जब आप क्लाइंट के इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं ना, जो और जो लाइंस आप लोग लिखते हैं, उसे कहते हैं प्रपोजल राइटिंग। और आज की यही क्लास है आपकी। ठीक है, 80 to 90% जो है आपकी सक्सेस इधर ही आके रुकी होती है, प्रपोजल राइटिंग के ऊपर। और इसका तरीकाकार क्या होता है, उसमें क्या कहना होता है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, प्रपोजल राइटिंग लिखते वक्त कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है।
और वो चीज़ें क्या हैं, जब भी आप अपना प्रपोजल लिखना स्टार्ट करते हैं, अब ये प्रपोजल राइटिंग ऐसे समझ लें कि एक जॉब आई है और उस जॉब पे आप लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह से अभी इस वक्त फाइवर पे एक जॉब आई है और आपको समझ लगती है कि जी मैं ये जॉब जो है वो कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस जॉब पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आपने फॉर्मल ग्रीटिंग्स करनी होती हैं। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स का देखें, यासिरुल्लाह अभी कमेंट्स ना करें, कोई भी स्टूडेंट कमेंट ना करे, फिर ये जो है वो बात वहीं रह जाती है। मैं बताऊंगा ना इंप्रेशन या बाकी चीजें क्या होती हैं। देखिए मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपने जब एक प्रपोजल राइटिंग करनी है, तो आपने जब बात को स्टार्ट करना है तो फॉर्मल ग्रीटिंग से करना है। इसकी रीजन क्या है कि हम फॉर्मल ग्रीटिंग से क्यों हम बात करें क्लाइंट से। देखें, आपका बायर है, वो आपको पे कर रहा है किसी जॉब के लिए, और वो आप एक बायर, मेरी आप हमेशा बात याद रखना, एक बायर ना आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, एक क्लाइंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। उसकी रीजन क्या होती है, देखिए इन क्लाइंट्स के पास बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, और एक ही बायर, अगर आपको अच्छा कोई बायर, लॉन्ग टर्म बायर मिल जाए ना, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे और उसी एक बायर के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि वही आपको जो है वो इधर उधर जाने नहीं देगा और इतना काम जो है वो देता रहेगा। ठीक है, इसलिए मेरी बात हमेशा याद रखना, हमेशा इस चीज को सीरियस बिजनेस लेके आप लोगों ने चलना है कि एक बायर आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। इस बात से क्या मतलब है, देखें जब आपको क्लाइंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे हायर करता है, तो आपको जॉब्स देता रहता है, मंथली भी आपको ये हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट आपको मंथली हायर करता है तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी और बायर के लिए काम करने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है, देखें जब भी आप किसी से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल घर में आते हैं तो सलाम करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, किसी टीचर से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। देखें अगर हम अपनी ही बात कर लें, अपनी ही एक एग्जांपल ले लें, मैं सबसे पहले आता हूँ, सलाम करता हूँ, आपका हाल पूछता हूँ, आप जो है मुझसे पूछते हैं, और एक ये एक फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहा जाता है इसको। मतलब बड़ा अच्छा लगता है, एक प्रोफेशनल लुक आती है, एक प्रोफेशनल फीलिंग आती है कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की अगर बात करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे हैं, या फिर सलाम करते हैं। तो ये बात एक ओवरऑल अपने माइंड को घुमा के देखें कि जब भी किसी बंदे से आप मिलते हैं तो क्या आप सलाम उसको करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स करते हैं या नहीं करते। मुझे थोड़ा सा अपना ओवरव्यू बताएं। जी, फॉर्म कहते हैं मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। जी जी जवाब बिल्कुल। ठीक है, अब बात को समझिए। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर, बिल्कुल सुमैया ने बिल्कुल अच्छी बात की है कि बेसिक एथिक्स हैं ये, बिल्कुल। अगर आप मतलब कहीं जाए ना, मतलब किसी के घर आप फॉर एग्जांपल मिलने जाते हैं, तो फिर लोग क्या कहते हैं, जी देखें ये सलाम भी नहीं करते, इनको जो है वो एथिक्स ही नहीं सिखाई किसी ने, मतलब पेरेंट्स ने एथिक्स ही नहीं सिखाई, मतलब एक अनप्रोफेशनल लगता है ना, अनएथिकल लगती है ये बात। तो सेम इन द केस इन फ्रीलांसिंग, कि जब आप फ्रीलांसिंग में एक प्रपोजल राइट करते हैं ना, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और हम उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर क्या चीजें आएंगी, अब मैं सबसे पहला स्टेप इसको दे रहा हूँ फॉर्मल ग्रीटिंग्स, कि आपने ये मस्ट रखना है। ठीक है, इसको मतलब फॉलो करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है प्रपोजल राइटिंग करते वक्त। अब होता क्या है जी इसमें, कि मतलब हम क्लाइंट के पास गए, अब देखें आपने क्लाइंट की जॉब पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं हाय। मैं इसका फॉन्ट ना एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ।
मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। देखें अब इसमें आता क्या है, इसमें ये आता है कि आप जब क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हैं तो आप उसे सिंपली कह सकते हैं हाय, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हेलो, ठीक है। देन इनमें से एक आपने यूज करना है, या आप हाय कह लें, ठीक है, या आप फिर हेलो कह लें। देन आपने कहना है आई होप यू विल बी फाइन, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रपोजल राइटिंग के अंदर आपने ना एक थोड़ी सी सर्चिंग करनी है, और वो सर्चिंग क्या है, सर्चिंग ये है कि अगर आपको बायर का नेम मिल जाता है, अगर आपको बायर का नेम मिल जाता है, ठीक है, मतलब फाइवर पे अगर आपके बायर ने नेम लिखा हुआ है अपना, मतलब क्लाइंट आता है कहता है जी मुझे फलां प्रोजेक्ट चाहिए, और कहते हैं एंड में कहते हैं जी रिगार्ड्स जेसन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का नेम है, और आपको वो नेम मिल जाता है, तो आप अपना जो फिर ये स्टार्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे हाय जेसन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हेलो जेसन, ठीक है। देन आपने कहना है आई होप यू विल बी फाइन। अब ये सारी चीजें किस में आती हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर। मैं आर्टबोर्ड थोड़ा सा जो है वो बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, अब इसका मैं और बता रहा हूँ, गुड डे। देखें बात को समझे, अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर आप क्या कहेंगे बेसिकली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपने कहना है हाय जेसन, और नाम अगर आपको कंफर्म हो फिर कहना है, ठीक है। नाम लेने से क्या जो है वो फर्क पड़ता है। देखें क्लाइंट जो है वो बड़ा हैप्पी होता है कि अगर आप उसको नाम से पुकारें। वो कहता है जी देखिए एक बंदा मेरी जॉब पे अप्लाई कर रहा है और मेरा नाम उसने ढूंढा है कहीं ना कहीं से, चाहे मैंने किसी और के साथ जॉब की है वहां पे कहीं से ढूंढा है, या कहीं से भी ढूंढा है, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, जी जी मोहम्मद सलमान बिल्कुल, ठीक है। जी नौशीन बिल्कुल, आप सब ठीक कह रहे हैं कि देखें एक जब आप किसी क्लाइंट का नाम लेते हैं ना, ठीक है, तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। क्लाइंट ये लाइक नहीं करते आप उनको जाके कहें हेलो सर, हेलो मैडम, ठीक है, हाय बॉस, ये अनप्रोफेशनल वर्ड्स हैं, ये यूज नहीं करने। क्लियर है आप लोगों को बात, लिखते जाएं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये लिखते जाएं। और प्रपोजल राइटिंग पे एक क्लास नहीं होगी, बहुत सारी क्लासेस होंगी हमारी, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास है, आप ये देख लें, उसके बाद ओवरव्यू चलेगा। जी इकरा कहती है मैं लिख रही हूँ, इस तरह से सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ही बना लें ताकि चीजें याद रह जाए, ठीक है। अब देखिए क्लाइंट ये लाइक नहीं करता कि हेलो मैडम, फॉर एग्जांपल फीमेल अगर क्लाइंट है ना, ठीक है ना, अगर आपकी फीमेल क्लाइंट है तो उनको ये बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है कि भाई आप एक तो हमें जानते नहीं, आप सात समंदर पार बैठे हैं और मुझे क्यों मैडम कह रहे हैं, मुझे क्यों सर कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे एक फील आती है अनप्रोफेशनलिज्म की, कि भाई देखें आप बात को थोड़ा सा समझें, क्लाइंट आपको इग्नोर करेगा, ठीक है। अगर आप देखें एक जॉब पे 10 बंदों ने अप्लाई किया है ना, और 9 बंदों ने नहीं जो है वो 5 बंदों ने मैं कहता हूँ कि लिखा हुआ है ऐसे हेलो मैडम हेलो सर, और 5 बंदों ने नहीं लिखा हो, क्लाइंट उनको जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करेगा कि भाई मतलब प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये लोग लैग करते हैं, ठीक है। और उनको प्रेफर करेगा जो प्रोफेशनलिज्म के तौर पे काम करेंगे, कहेंगे मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको नेम मिल जाता है ना, आप सिंपल जाएंगे और कहेंगे हाय जेसन फॉर एग्जांपल, या एडम है क्लाइंट का नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एडम है, तो आप कहें हेलो एडम आई होप यू विल बी फाइन, ठीक है। और या फिर आप ये कह दें कि हेलो एडम गुड डे, ठीक है। ये थ्योरी समझा रहा हूँ मैं, जॉब पे अप्लाई करके नहीं दिखा रहा, और जॉब पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा।
अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद देखिए अगर आपके क्लाइंट का, जी वासिफ बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि होप सो यू विल बी डूइंग ग्रेट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात समझे, इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपके क्लाइंट की कंपनी न्यू है, मतलब आपके क्लाइंट ने ना अपनी बाय रिक्वेस्ट के अंदर या अपवर्क पे भी प्रपोजल आते हैं ना जिस तरह से, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपवर्क है, ठीक है, आप अपवर्क का डैशबोर्ड आई थिंक पहली दफा देख रहे होंगे, लेकिन अब इससे भी फेमिलियर आप होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए क्लाइंट आता है, ये कहते हैं जी मुझे लोगो चाहिए, ठीक है, और इधर क्लाइंट क्या कहेगा, क्लाइंट ये कहेगा कि मैं एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लाइंट को कहना है कि हेलो, आई होप यू विल बी फाइन और गुड डे, इसके बाद आपने क्या कहना है, ये सारा फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर आ रहा है। और आपने क्लाइंट अगर नहीं लिख रहा अपनी बायोरिक्वेस्ट के अंदर कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो न्यू है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर उसने कह दिया तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू, फॉर योर न्यू, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी क्लाइंट का जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। तो इससे क्लाइंट को फीलिंग आएगी, देखिए मेरी बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने, क्लाइंट को वो फ्रीलांसर पसंद आते हैं, ठीक है, या वो सेलर पसंद आते हैं जो उनकी थोड़ा सा केयर करें। मतलब केयर से क्या मुराद है, देखिए क्लाइंट आप कहते हैं मुझे एक लोगो चाहिए, आप दो बना के दे दे, क्लाइंट को फील आएगी कि जी ये पैसों को जो है अमाउंट को प्रेफर नहीं करते, ये मेरी केयर कर रहे हैं, मेरी बिजनेस की केयर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट की केयर कर रहे हैं। तो क्लाइंट क्या कहता है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट को एक छोटे क्लाइंट को लॉन्ग टर्म क्लाइंट में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। कि देखें क्लाइंट आता है आपके पास और आप कहते हैं जी आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू रियल एस्टेट बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है जी मेरा न्यू रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। तो क्लाइंट को फील आएगी कि जी ये जो है वो प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब ये जो सेलर है ये प्रोफेशनल है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट को ये फील आती है कि भाई ये पैसों को प्रेफर नहीं करते, और मेरी बात याद रखना आपने, पैसों देखिए अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे ना अपने अंदर, ठीक है, और क्लाइंट्स को क्वालिटी का काम करके देंगे ना, पैसे खुद आ जाएंगे आपके पास। ये बात याद रखना मेरी आप हमेशा, ठीक है, आपके पास पैसे खुद आ जाएंगे, डॉलर खुद आ जाएंगे, क्लाइंट्स खुद आ जाएंगे। और वही अच्छे क्लाइंट आपको फिर बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी जो है वो क्या कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैंने आप लोगों को कुछ अर्सा पहले बताया था कि मैं डायरेक्ट अपवर्क के लिए काम करता हूँ, ठीक है, अपवर्क की वेबसाइट के लिए मैं एक्चुअली काम करता हूँ। तो जब मेरी वहां पे जॉब्स कंप्लीट हुई ना कुछ, तो उन क्लाइंट्स ने जो मतलब अपवर्क के लोग थे, उन्होंने मुझे और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ खुद रेफर किया, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम आपको अपने और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ जो है वो लिंक करवा रहे हैं क्योंकि आपका काम ठीक है। देखें बात क्या है, सारी बात ये है, बात ये है कि आपके अंदर जब क्वालिटी आ जाती है ना, देखें आपके काम के अंदर जब क्वालिटी आ जाती है तो ये डॉलर, ये पैसे खुद आ जाते हैं आप लोगों के पास, फिर नहीं भागना पड़ता आपको, और ना आप लोगों ने भागना है और ना मैंने आपको इसके पीछे जो है वो भागना सिखाना है। मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा कि आप क्वालिटी वर्क किस तरह से दे सकते हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको एक लॉन्ग टर्म फ्रीलांसर में कन्वर्ट कर सकती हैं, वो यही है। क्लाइंट की फिक्र करनी है थोड़ी सी, ठीक है, और उसको जो है वो उसकी उम्मीद से भी थोड़ा सा बढ़ के काम करके देना है। मतलब अगर वो कहता है ना जी मुझे एक लोगो बना के दें और उसको लोगो बहुत अच्छा लग गया और वो कहता है जी मुझे 5 कलर बना के दें, रेड ब्लू ब्लैक येलो, आप 10 बना के दे दें। आप कहें जी आपके लिए ये एक जो है वो ऑफर है कि मैं आपको मजीद जो है वो कलरिंग करके दे रहा हूँ, ठीक है।
आई होप सो कि ये एक छोटी सी चीज आपको समझ आई होगी जी। ये समझ आई है, मुझे इतना पहले बता दें, देन मैं आगे चलूंगा। ठीक है। अच्छा मेरी बात एक और याद रखना, इन चीजों को ना ओवर थिंक ना करना कभी। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट होते हैं ना, तो आप जो है वो रह जाते हैं फिर। बात समझ रहे हो थोड़ी सी? देखें, आपने ना ओवर थिंक नहीं करना कि पेन टूल पढ़ा दिए है, शेप बिल्डर पढ़ा दिए है, फाइवर की गिग्स बनवा दी हैं, पता नहीं आगे और क्या क्या पढ़ाना है, आता है ना माइंड में, ठीक है। तो जब आप ओवर थिंक करना स्टार्ट करोगे ना, देखो चीजों को लाइट रखो, प्रैक्टिस करते जाओ डेली बिहाफ पे, और ओवर थिंक ना करो। अगर आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, ये सारी चीजें ना आपको बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग लगेंगी। और यकीन करें, जब आप पाकिस्तान में, आप सिंध में या फिर बलूचिस्तान में ऐसे इलाके में बैठे होंगे जहाँ इंटरनेट भी ठीक से नहीं आता, ये तो मतलब हम सबको पता चल चुका है, आधी क्लास को तो इंटरनेट ही ठीक नहीं आता, ठीक है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और आपके लिए वो क्या खुशी खुशी नहीं होगी कि आपका जो एक यूएसए का क्लाइंट और उसके लिए आप बैठ के ऐसे इलाके में बैठ के काम कर रहे हो? बिल्कुल होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है। तो उस पॉइंट पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और ये कब करना है, मिक्सअप नहीं करना चीज़ों को, क्योंकि तकरीबन 5-6 स्टूडेंट मैं देखता रहता हूँ कि अभी तक भी चीज़ों में कंफ्यूज है, उनको पेन टूल नहीं चलाना आ रहा, और ये रेशो होती है, और वो बहुत अच्छा करेंगे आगे चल के, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है वो गिग बनानी नहीं आ रही अभी तक भी, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। देखें आपके लिए ना ये एक नई फील्ड है, ये चीज़ें टाइम लेती हैं, 3 मंथ में तो आप चीज़ों को सीखेंगे, उनकी जो प्रैक्टिस करेंगे 5-6 महीने, 8 महीने या 1 साल इस फील्ड में लगाना पड़ेगा आपको, जो है वो प्रो बनने के लिए थोड़ा सा। और प्रो, वैसे मैं अगर बात करूँ तो कुछ प्रो नहीं होता, आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसका काम करके दे रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है, बस बात खत्म। इतना ही बहुत है हमारे लिए कि अगर आपके पास एक बायर आता है, आप उस बायर का जॉब करके देते हो और वो सेटिस्फाइड है, काम लेके चला जाता है, आपको पे कर देता है, इट मीन्स आपको काम आता है, आप अच्छा जा रहे हैं। बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से बचना है हमने, ठीक है। और जो भी चीज नहीं समझ आती मुझसे, मैं देखें बार बार आप लोग से पूछ भी रहा हूँ कि जो चीज नहीं समझ आई मुझे बताएं, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा जी, चलें आगे चलें। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर ये चीजें, अब देखें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्लाइंट आते हैं और अपने प्रपोजल राइटिंग, अपने बायर रिक्वेस्ट के अंदर, या अगर आप पर की बात करें तो वहां उसे कहा जाता है जॉब पोस्ट। जॉब पोस्ट के अंदर क्लाइंट कहते हैं, देखें क्लाइंट पे कर रहा है आपको किसी चीज के लिए, और वो ये चाहता है कि आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें। तो अगर वो ये चीज चाहता है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने ना इसका एक हल निकाला है, क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हल निकाला है जी? वो कहते हैं जी, अक्सर जो सेलर्स होते हैं ना, वो बने बनाए टेम्पलेट रख देते हैं, इस तरह से 1-2 टेम्पलेट बना के रखे और उठाया उनको और जो है हर क्लाइंट को भेज दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी आपको। आप 99% फिल हो जाएंगे अगर आप एक बने बनाए टेम्पलेट को यूज करेंगे। टेम्पलेट से क्या मुराद है कि ये वाला एक टेम्पलेट इस तरह से बनाया और बना के जो है वो रख दिया, जो भी क्लाइंट आया उसको देते गए, ऐसे ऐसे आपको कोई क्लाइंट जो है वो नहीं जॉब देगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्लाइंट्स ने निकाला है, और बड़ी जबरदस्त चीज निकाली है, वो ये है कि क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट के अंदर, ये जॉब पोस्ट है ना या बाय रिक्वेस्ट है, इसके अंदर एक एंड पे या दरमियान में एक चीज लिखते हैं, और वो कहते हैं जी एक स्पेशल एक लफ्ज हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, और वो आपको कहते हैं जी इस लेटर को या इस वर्ड को ना आप अपने प्रपोजल के बिल्कुल स्टार्ट में लिखो। अगर आप लिखोगे तो हम समझ जाएंगे कि जी आपने हमारा प्रपोजल, जॉब पोस्ट पूरी पढ़ी है। तो ये कैसे होगा? तो आप ऐसे फिर स्टार्ट करेंगे अपना प्रपोजल, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट। ये क्लाइंट की डिमांड होती है, इससे क्लाइंट को पता चल जाता है कि भाई आपने उसकी जॉब पोस्ट को बड़े अच्छे तरीके से रीड किया है। अब ये एलिफेंट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कुछ लोग जो है वो ओबामा का नाम भी लिखते हैं, मतलब जो फेमस नेम होते हैं। ये क्लाइंट पर डिपेंड कराता है, वो कोई भी रैंडम नेम उठा के कहते हैं जी ये वर्ड आपने शुरू में अगर लिखा तो हम आपका प्रपोजल पढ़ेंगे, अदरवाइज हम आपका प्रपोजल नहीं पढ़ेंगे। ये बात क्लियर होगी सबको? इतना मुझे बता दें, देन मैं आगे चलूँ।
अच्छा बख्तियार, नहीं समझ आई आपको? क्या चीज नहीं समझ आई? जी जी शाहिद, आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कोड है। जी जी, ब्लैक या एलिफेंट ये एक हिंट है। देखें ये क्यों करते हैं क्लाइंट, क्लाइंट इसलिए करते हैं कि अक्सर जो सेलर है ना या जो फ्रीलांसर्स हैं, वो एक बने बने टेम्पलेट को उठा के क्लाइंट को भेज देते हैं, जो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो उसको रिप्लाई भी नहीं करते, वो आपका प्रपोजल वेस्ट जाता है। ठीक है, क्लाइंट अपने प्रपोजल के अंदर या फिर अपनी जॉब पोस्ट के अंदर, ये जो क्लाइंट की प्रपोजल या जॉब पोस्ट है ना, ये क्लाइंट ने जो लिखा है, ठीक है, इसके अंदर क्लाइंट कहता है जी, इधर आके कह देता है कि भाई आपने ना अपने प्रपोजल के स्टार्ट में एलिफेंट लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे, अगर आप लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे आपने हमारा ये जॉब पोस्ट पूरा पढ़ा है। इसकी वजह क्या है? देखें, क्लाइंट जो पे कर रहा है वो चाहता है कि आप उसकी जॉब पोस्ट को पढ़ें ताकि वही चीज बना के दें जो उसको चाहिए। अक्सर सेलर क्या करते हैं, अच्छा देखें ये जो जॉब पोस्ट है इसका क्या फायदा है, देखें क्लाइंट ने अपना नेम बता दिया है, लिजैसी, ठीक है, लेजेसी क्राउड। देखिए हमें क्या फायदा होगा जब हम इस क्लाइंट को प्रपोजल अभी मैं भेज के दिखाऊंगा, तो क्या फायदा होगा, हम इसके नेम से स्टार्ट करेंगे, जो चीज मैं टेक्निक अभी आपको बता रहा हूँ। ओके जी, क्लियर हो गया। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर ये चीज आप जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर देन फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद क्या आता है, मैं नंबर 2 बता रहा हूँ। फॉर्मल ग्रीटिंग्स के फौरन बाद ना आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। ये है आपका नंबर 2, ठीक है। अब डिस्कस क्लाइंट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, देखें आप अगर क्लाइंट के प्रोजेक्ट को, जो फर्स्ट प्रपोजल आपने शो किया उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं था उसके नेम के अलावा, देखें 5-6%, 10% क्लाइंट जो है वो ऐसा करते हैं, अक्सर नहीं भी करते। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ सारी, कि कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं वो लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते, वासिफ ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्कस क्लाइंट प्रोजेक्ट, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को पहले अच्छी तरीके से ना, आपने ना क्लाइंट के प्रोजेक्ट को 3 बार पढ़ना है, पहले तो 4 बार वरना 3 बार। उससे फायदा पता है क्या होता है, आपके क्लाइंट का जो जॉब पोस्ट होता है ना, उसी के अंदर आपका प्रपोजल जो है वो छुपा होता है। क्लियर है ये बात? अब डिस्कस क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट को, जी जी मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, लाइव केस स्टडी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है, देखें क्लाइंट के प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर आप उसे बताएंगे जी, इसको कैसे बताएंगे आप, इसको आप ऐसे बता सकते हैं, आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट वेरी केयरफुली। क्लाइंट ये समझेगा कि इन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को एक ब्रीफली डिस्कस, मतलब खुद रीड किया है, ठीक है, डिस्कस, मुझसे डिस्कस करने से पहले इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पहले खुद ब्रीफली रीड किया है। तो आपने क्लाइंट को कहना है आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट वेरी केयरफुली एंड अगर तो लोगों का जॉब पोस्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे बिजनेस कार्ड होता तो मैं क्या कहता, एंड नो, एंड आई नो, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं एंड आई नो
यू नीड अ लोगो फॉर योर ब्रांड। अगर तो ब्रांड का यहाँ पे नेम लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड का नेम है, मैं तो आपने ऐसे लिखना है नेम माई न्यू ब्रांड। अब फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एक नाम दिया है यहाँ पे माई न्यू ब्रांड। अब क्लाइंट के ब्रांड का ये नाम है, ठीक है। तो आपने इसको कुछ इस तरह से लिखना है कि आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट वेरी केयरफुली एंड आई नो दैट यू नीड अ लोगो फॉर योर ब्रांड, और उसका ब्रांड का नेम क्या है, माई न्यू ब्रांड। अब क्लाइंट को ये पता चलेगा कि देखिए जी मैंने ब्रांड का नेम बताया था इस जॉब पोस्ट के अंदर, तो इसने मेरा ब्रांड का नेम भी लिखा है। इट मीन्स ये बंदा प्रो है, ये बंदा जो है वो एक अच्छा सेलर है, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर करेगा। अच्छा 90% चांसेस आते हैं जब क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में आता है ना, तो वो आपको हायर करने आता है। 10% किस चीज पे डिपेंड करता है, या अगर मैं 80% कहूँ और 20% में वेटेज दूं, तो आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। क्लाइंट अगर आपको आके कहे कि जी मुझे ए चाहिए और आप कहें जी मैं बी बना के दूंगा, तो फिर क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो किसी और सेलर के पास चला जाएगा। क्लाइंट अगर आपको कहता है ना मुझे ए बना के दे, तो आप उसे सेटिस्फाई करें, जी मैं ए बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप छोटी सी बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। फाइल फॉर्मेट्स कौन से दूंगा मैं, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ और सोर्स फाइल भी मैं आपको जी दूंगा, ये आप क्लाइंट को कह रहे हैं। ये एक सेल पिच है एक्चुअली। फिर आप उसे कह सकते हैं अनलिमिटेड रिवीजन, कि भी मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन प्रोवाइड करूंगा। अगर लोगो है, बिजनेस कार्ड है, फ्लायर है, ब्रोशर है, तो आप उसे कहेंगे मैं आपको एक 3D मॉकअप भी बना के दूंगा, ठीक है। तो ये 3D मॉकअप क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको ये चीज समझ आई है कि आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को किस तरह से डिस्कस करना है। ठीक है, जब अभी मैं आपके सामने एक लाइव केस स्टडी करूंगा ना, तो फिर आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है, ओके। देन आपने क्या करना है, फिर आपने करना है जी, मैं इसकी एक और कॉपी जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, शाह से लेंथ ही करना है या नहीं, मैं बताता हूँ उसकी क्या एक लॉजिक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जी लेंथ ही इतना लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, तो मैं अभी जो है वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा नंबर 3 पे आपने याद रखना है कि आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी बताना है क्लाइंट को। इमरान तहरी अभी 3D मॉकअप को छोड़ दें, मैं क्लियर करूंगा। देखिए क्लाइंट जो आपको हायर कर रहा है, ठीक है, आप उसको उसको किस चीज से गर्ज है, अपने प्रोजेक्ट से। तो ज्यादा जोर आपने उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस करने में लगाना है, ठीक है। ये नहीं बताना जी हम 8 सालों से, 9 सालों से, 5 सालों से, 4 सालों से जो है हम यूएसए में मैंने काम किया, देन मैंने कनाडा में काम किया, देन मैंने लोकल काम किया। ये चीजें मैटर करती हैं, ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। क्लियर है। अब आपने जब अपना एक्सपीरियंस बताना है, और ऐसे बुलेट्स भी नहीं लिखने हैं, मैं जब अभी फाइबर पे लिखूंगा ना, तो आपने याद रखना है ऐसे बुलेट्स भी नहीं लिखने आप लोगों ने, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए ईज के लिए छोटे छोटे बुलेट्स 1 2 3 बना रहा हूँ। आपने अपने एक्सपीरियंस पे ये कह सकते हैं कि फॉर द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल 8+ या कुछ भी, ठीक है। अगर देखें अब आप क्योंकि न्यू हैं, आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, आई हैव बीन डिजाइनिंग logos for my clients ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। मैं वो एक्सपीरियंस वाली लाइन नहीं लिख रहा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर हम क्या लिखें। तो मैं आपको वो चीज़ करके दिखा रहा हूँ जो आप लोग कर सके, ठीक है।
आप ये कह सकते हैं आई हैव बीन डिजाइनिंग लोगोस फॉर माय क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बीइंग अ प्रोफेशनल आई वुड लव टू वर्क फॉर यू। ठीक है, इतना इनफ है। क्या मेरिन, क्या हुआ ये? अगर आपने मतलब नहीं किया लोगो, आपने नहीं किया हुआ, हाँ इन केस आपने मतलब आपने वर्क नहीं किया हुआ, ठीक है। देखिए ये चीजें टाइम टेकिंग है, उतनी देर में आप कोई ना कोई वर्क कर लेंगे ना, ठीक है। तो एक जनरल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप किस तरह से क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट या अपना प्रपोजल जो है वो पिच कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है मेरीन या बाकी स्टूडेंट्स। जी जी, वो लिंक मैं अगर आगे बताता हूँ ना। मुझे ये बताएं कि योर एक्सपीरियंस का आइडिया हुआ है आप लोगों को? हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तो ना काम नहीं किया। अब मैं इसको आपके लिए एक एच के तौर पे साइड पे रख रहा हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ जी। ठीक है, अब योर एक्सपीरियंस में आप ये कह सकते हैं माई डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई create a mood board, then I create different sketches। ठीक है, कि सबसे पहले मैं एक मूड बोर्ड बनाता हूँ, मूड बोर्ड बनाने के बाद मैं स्केच क्रिएट करता हूँ आपके लोगों का। मतलब आप उसको तरीका बता दें क्लाइंट को कि जी मेरे डिजाइन करने का तरीकाकार ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट अ मूड बोर्ड, देन आई क्रिएट डिफरेंट स्केचेस, एंड आफ्टर sketches I create final डिजिटल डिजाइन। डिजिटल डिजाइन मतलब इलस्ट्रेटर पे बना रहे हैं मूड बोर्ड। देखें बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिए, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड होता है कॉन्सेप्ट बनाना। अभी यही समझ लें, मैं मूड बोर्ड भी कैसे बनाते हैं वो आगे चल के जब लोगो सीखेंगे ना फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है मूड बोर्ड की। मूड बोर्ड ये होता है कि आप जब एक क्लाइंट के लिए लोगो बनाते हैं ना, तो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाते हैं उससे समझ लेंगे मूड बोर्ड कहते हैं। ठीक है खुरम। ठीक है, अच्छा मैं फिर क्या करता हूँ जी, आफ्टर स्केचेस आई क्रिएट फाइनल डिजिटल डिजाइन। डिजिटल डिजाइन क्या होता है कि मैं उसको इलस्ट्रेटर पे ले गया हूँ ना, तो वो डिजिटल हो गया है। ठीक है, ऑन एडोबी इलस्ट्रेटर इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं कि इन एडोबी इलस्ट्रेटर। इतना कह सकते हैं आप। ठीक है, ये पीछे आप लोगों के लिए ही मैंने वो की है कि देखें आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है कि आई हैव बीन डिजाइनिंग लोगोस फॉर माय क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बीइंग अ प्रोफेशनल आई वुड लव टू वर्क फॉर यू। ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा सा अभी अगली क्लासेस में ग्रो कराएंगे तो ये चीज़ें तो आप कर सकेंगे ना, स्केच बना के लोगो बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, माय डिज़ाइन प्रोसेस। अच्छा, इस माय डिज़ाइन प्रोसेस को या फिर माय एक्सपीरियंस को कुछ ज़्यादा नहीं है आपने डिस्कस करना, क्योंकि क्लाइंट इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई आप मेरा डिस्कस कर रहे हो प्रोजेक्ट तो ठीक है, वो हैप्पी होता है, फिर आपको हायर कर देते हैं क्लाइंट।
अच्छा, चौथे नंबर पे आती है सेल पिच। नहीं नहीं, हेडिंग नहीं देनी, मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा ना कैसे भेजते हैं, हेडिंग नहीं देनी। हेडिंग तो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। चौथे नंबर पर आती है सेल पिच। सेल पिच क्या होती है, देखें आप न्यू फ्रीलांसर हैं, तो आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि आपको जॉब मिल सके। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इधर आए और क्लाइंट को कहें, मैं आप, क्लाइंट एक लोगो मांग रहा है, आप कह सकते हैं जी मैं आपको 2 लोगो वेरिएशंस दूंगा। समझ आ रही है? ठीक है, 2 लोगों की मैं आपको क्या दूंगा, वेरिएशंस। एक तो सेल पिच आपने ये लगाई कि जी, अब देखें बहुत सारे जो फ्रीलांसर है ना वो और भी तो बैठे हैं मार्केट के अंदर। तो अगर हमने देखें कि उन से compete करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को थोड़ा सा ऑफर कर दे ज्यादा। जब आप स्केच बनाने बैठते हैं ना तो 4-5 कॉन्सेप्ट वैसे ही बन जाते हैं, और लोगो बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और ना ही इलस्ट्रेटर पे बनाना इतना मुश्किल है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 लोगो डिजाइन प्लस फ्री बिजनेस कार्ड। अब फ्री बिजनेस कार्ड किसको कहना है, देखें अगर आपके क्लाइंट का बजट अच्छा और आपको आपको ये पता चल जाए कि क्लाइंट अमीर है, फिर उसको फ्री की चीज ना ऑफर करना, मेरी बात ये हमेशा याद रखना। ठीक है, उनको ये चीज नहीं पसंद आती कि जी हम मतलब मांग तो नहीं रहे कि इनसे कि हमें फ्री डिजाइन बना के दें। बहुत सारे क्लाइंट को ये बात अच्छी भी लगती है। ठीक है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि और जो फ्रीलांसर बैठे हैं, हमने उनसे भी तो कम्पीट करना है ना। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट के हवाले से, तो आप ये कह दें कि एक लोगो डिजाइन के साथ मैं आपको एक बिजनेस कार्ड भी बना के दूंगा। ठीक है, फिर क्लाइंट से जो है वो झगड़ा नहीं कर देना कि सही नहीं जी, क्लाइंट कहे जी मुझे बिजनेस कार्ड नहीं चाहिए, और आप सारे कहे नहीं जी सर ने कहा था हमें बिजनेस कार्ड हम बना के देंगे। तो एक लोगो भी हम देंगे और बिजनेस कार्ड भी देंगे, आप जो है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है आपने, उसको ऑफर करनी है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोगों के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बिजनेस कार्ड का आता है। जब मैं आपको ब्रांडिंग पढ़ाऊंगा ना तो पता चलेगा आपको कि ब्रांडिंग के अंदर क्या चीज होती है, क्या हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं, और वो चीजें बनती कैसे हैं, कि एक पूरा ब्रांड कैसे डिजाइन होता है, वो भी मैंने आपको सिखाना है। तो शाह सईद सेल पिच में आती है, लेकिन हम इधर उसको कहेंगे, हमें ये वाली चीज इधर ग्रैब करनी है। कहाँ पे, क्लाइंट के प्रोजेक्ट में क्लाइंट को इधर कहना है कि जी आपको जो एक लोगो चाहिए, हम उसके 2 लोगो बना के देंगे। ठीक है, बजाय आप बिजनेस कार्ड के आप कहें जी 2 लोगो वेरिएशंस। ठीक है, और आप ये हमेशा देखेंगे कि जब हम जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होंगे ना ऑनलाइन, हम हर बायोरिक्वेस्ट पे डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ये जस्ट चाह रहा हूँ कि इन लोगों को इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने जस्ट समझना है। और ये सारी चीज़ें भी हर जगह पे नहीं लिखनी। ये तो क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि ये चीज़ क्या होती है और कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैं ये लाइन यार ऊपर वाली थी। सेल पिच के अंदर क्या होता है, सेल पिच के अंदर ask relevant questions to your buyer। अच्छा, ये चीजें ना आपको बाकियों से अलग करके दिखाएंगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए सेल पिच के अंदर आप क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं, अगर आपके क्लाइंट ने आपको नहीं बताया, क्या पूछ सकते हैं जी, कुछ क्वेश्चन है ये लिख लें और ये इन्हीं को ही रिपीट करना है आपने। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन आप एंड पे जाके, ये सेल पिच कहलाते हैं। सेल पिच क्या, कि देखिए क्लाइंट को जब आपका ये क्वेश्चन जाएगा तो क्लाइंट ये समझेगा,
नहीं, बस सिर्फ नहीं मेंशन करने की जरूरत, ठीक है। क्लाइंट ये समझेगा कि आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आपकी प्रोफाइल न्यू है, आपके पास रिव्यूज नहीं है, लेकिन आपको काम का पता है कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो क्लाइंट ये समझेगा कि अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ योर ब्रांड, ये क्वेश्चन क्लाइंट से एंड पे जाके पूछना है। इसे सेल पिच हम क्यों कहते हैं? सेल पिच इसलिए कहते हैं कि क्लाइंट आके ये चीज जब पढ़ता है तो वो आपके इनबॉक्स में आ जाता है कि जी अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं तो इट मीन ये प्रोफेशनल है, चाहे इनकी प्रोफाइल न्यू है लेकिन ये प्रोफेशनल है। तो क्लाइंट इसका आंसर करने इनबॉक्स में आ जाता है। अगर क्लाइंट इनबॉक्स में आ जाता है तो मैंने कहा है कि 80 to 90% चांसेस होते हैं क्लाइंट को आपकी बात पसंद आई है, वो आपको हायर करने आता है। एक्चुअली 10% to 20% आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आप, और ज्यादा क्वेश्चन की भरमार भी नहीं करनी कि क्लाइंट जो है वो बोर हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए और वो आपको कंसीडर ना करे, मतलब प्रोफेशनल रहना है हमने। एक तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर क्लाइंट, अक्सर क्लाइंट बता देते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उनसे फिर आपने ये लाइन नहीं पूछनी। क्वेश्चन 2 क्या हो सकता है? अगर क्लाइंट ने आपको कलर्स नहीं बताया तो आप कह सकते हैं व्हाट कलर्स डू यू प्रेफर, कि आप कौन से कलर जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इनका आंसर करने क्लाइंट, क्योंकि आपको समझते हैं कि आप प्रोफेशनल है, इनका आंसर करने क्लाइंट आ जाते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप उसे ग्रैब कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सेल पिच के अंदर एक्चुअली हम क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस ऑफ योर ब्रांड, व्हाट इज योर टारगेट कंट्री, ये भी पूछ सकते हैं आप, ये भी बड़ी अच्छी लाइन है। ऑडियंस से क्या मुराद है? ऑडियंस आपको पूछना चाहिए था कि टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब है। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि क्या आपका ब्रांड जो है वो फीमेल यूज करेंगी जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ज्यादातर कौन लोग देखेंगे, क्या वो फीमेल आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्या मेल है, क्या बच्चे आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। या फिर 50+ एज वाले आपकी टारगेट ऑडियंस है, या फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 30+, 30 एज से लेस वाले आपकी टारगेट ऑडियंस है। ये कहते हैं टारगेट ऑडियंस, ठीक है, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें टारगेट ऑडियंस पता चल जाती है तो उसका फायदा क्या होता है, ये मैं आपको लोगों में पढ़ाऊंगा कि उसका क्या फायदा होता है। एंड यूजर, वही हमारे जो कंज्यूमर हैं, उनका हमें पता चल जाए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका फायदा क्या होता है हमें। उसका फायदा ये होता है कि हम फिर उस टारगेट ऑडियंस को सोच के डिजाइन करते हैं, कलर भी वही रखते हैं, ठीक है। जी जी, कलर तारा बतूल, ठीक है, कलर भी वही रखते हैं। अच्छा देखें, मेरा एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बायर आता है और वो कहता है जी मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो फेमिनीन है, मतलब फीमेल यूज करती हैं ज्यादा। तो मेरी रिसर्च पे डिपेंड करता है, मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि मैं गूगल पे जाऊंगा, रिसर्च करूंगा कि जी फेमिनीन को कौन से कलर पसंद आते हैं जी 30+ की एज वालों को, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो कलर ऐसे डार्क रख दूं जो फीमेल को पसंद ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो देखे ना मैंने टारगेट ऑडियंस तो लूज कर दी अपनी सारी। ये एक एक चीज पे ये चीजें मैटर करती हैं। आप जो मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे एक पूरी थ्योरी होती है, आप ऐसे ही जाके परचेज नहीं कर लेते, ये एक्सपीरियंस कीजिएगा आइंदा आप ये चीज। तो टारगेट ऑडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ब्रांड के लिए। ब्रांड को पता होता है मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो तब जाके ये चीजें जो है वो वर्क करती हैं। अच्छा क्या कह सकते हैं आप, व्हाट इज योर टारगेट कंट्री। टारगेट कंट्री से क्या मुराद है कि भाई मुझे ये बता दें कि आप ऑस्ट्रेलिया में ब्रांड को चलाना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने वो एक लोगो नहीं बनाया था, क्या नाम था कंपनी का, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लोगो क्रिएट करके दिखाया है क्लास के अंदर, जो ऑनलाइन सर्विस सेल करते थे, टेलीकॉम, जी बिल्कुल, ट्रू फाइबर टेलीकॉम, ठीक है, जवार ने बताया, ठीक है। तो
वो उनकी टारगेट कंट्री क्या थी, मुझे ये बताएं जरा जल्दी से, अगर आप लोग प्रेजेंट थे क्लास के अंदर। जी जी, ट्रू फाइबर, सारे ठीक कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। और उन्होंने ये चीज बड़ी वाजे करके बताई थी कि हमारी टारगेट कंट्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है टारगेट कंट्री की, अगर हमें टारगेट कंट्री पता चल जाती है तो हम वहां पे उस टारगेट कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया है तो वहां पे लोगों का बिहेवियर देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर क्या है एक्चुअली। मतलब अगर मेरा टारगेट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है तो मुझे किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, लोगों को बिहेवियर का, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें वो रिसर्च में आ जाती हैं जब हम ब्रांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं जी आपकी टारगेट कंट्री कौन सी है। मतलब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ब्लू कलर ना अच्छा लगता और मैं जाके जी ब्लू कलर लगा दूं, डार्क भी और मतलब दूसरा भी। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। ये सेल पिच हो गई। एंड लाइंस हैं आपकी, अब ये फाइनल आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं देन आपको एक लाइव केस स्टडी यहाँ पे करके दिखाऊँ। अच्छा, कौन सा नंबर 5 ऐसे ही है, ठीक है। नंबर 5 इसको कहते हैं जी हम एंड लाइंस। एंड लाइन के अंदर आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस मोर डिटेल। अब ये लाइन मोर डिटेल तब कहनी है जब क्लाइंट ने आपको कहा हो जी मुझे लोगो चाहिए, बाकी की चीजें मैं इनबॉक्स में आके बताऊंगा, ठीक है, तब कहना है। अदरवाइज आप अपनी ये लाइन यहाँ पे खत्म कर सकते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन आप कह सकते हैं वेटिंग फॉर काइंड रिस्पॉन्स। फिर आपने वही जो मैंने आपको सिखाया था जी, आपने जो गिग की डिस्क्रिप्शन में आप एंड पे लिखते थे, ठीक है, अपना शॉर्ट नेम लिखना है आपने। शॉर्ट नेम ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये समझिए। शॉर्ट नेम और एंड पे लिखना है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, एंड यहाँ पे एंड कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे जल्दी से बताएं यहाँ पे किसी चीज में कंफ्यूजन है आप लोगों को, देन हम अपने लाइव एग्जांपल पे चले जाएंगे। यहाँ पे नहीं करनी असले मुलाकान, ये हेडिंग नहीं करनी, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, ये प्रपोजल राइटिंग। अक्सर लोगों को प्रपोजल राइटिंग नहीं आती जिसकी वजह से फिर काम नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल समझ लें आप, एक फ्रीलांसिंग की। देखिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आपको मैं एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊँ। क्या हम प्रपोजल इस तरह हेडिंग के साथ हम पूछे सबसे? नहीं, नहीं जरूरत उसकी। प्रपोजल में तो प्राइस भी मेंशन करनी होती है, वो हम किस स्टेज में करेंगे आगे चल के, इस इधर ही उसका कंसर्न नहीं है प्राइस का। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि प्रपोजल राइटिंग क्या होती है। जब आप जॉब पे अप्लाई करते हैं ना जी, सैयद अमेरीन बिजनेस लेटर है बिल्कुल, अच्छा आप समझिए। लेकिन जब आप जॉब पे अप्लाई करती हैं ना या करते हैं तो आप एक प्रपोजल लिखते हैं, मतलब उस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मल ग्रीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन बातों को खींचना नहीं है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट कहना है। हाय, आई होप यू विल बी फाइन, बस बहुत है, ठीक है। हाँ, एक लाइन मैंने कहा है, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस नया है तो ये लिख दें, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू रियल एस्टेट बिजनेस। दूसरा क्या है, अच्छा देखिए सुमैया पूछ रही है कितना लॉन्ग होना चाहिए, इसकी कोई ये नहीं है कि 1000 कैरेक्टर का हो, 200 को हो, 500 को, नहीं। क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिस्कस करें और इनफ है बस, ठीक है। बाकी लाइन छोटी छोटी लिखनी है। और ये जो इतना लंबा प्रपोजल या हैवी प्रपोजल मैंने लिखा है ना, ये आप नोट कर ले कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये चलेगा।
ये अपवर्क पे चलेगा, जल्दी से लिख लें। freelancer.com पे चलेगा, पीपल पर और पे चलेगा, guru.com पे चलेगा। मैंने फाइवर का नाम नहीं लिया, ठीक है। मैं फाइवर के अलावा ये हर पे चलेगा। तो अब फाइवर पे फिर क्या लिखेंगे? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आप लोगों का ना कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। अब ये है कि हम फाइवर पे जब जाते हैं ना, तो फाइवर पे ना छोटी प्राइस वाले, कम प्राइस वाले जो क्लाइंट है वो ज्यादा है, वो इतनी बातें जो हैं वो एक्चुअली नहीं पढ़ते। हम वहां पे थोड़ा सा सीधा जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट ही डिस्कस कर देते हैं। तो मैंने आपको एक पूरा प्रपोजल राइटिंग समझा दी है कि एक्चुअली लिखते कैसे हैं। अब मैं जाता हूँ फाइवर पे, ठीक है। मैं फाइवर पे आया, मैंने देखी जी मेरे पास 2000 बायो रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन आप एक चीज नोट कर लें कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम 10 बायो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम आप एक भेजें, दो भेजें, और जो रिकमेंडेड है ना वो 10 है। और ये एक रैंकिंग सिग्नल है बायो रिक्वेस्ट भेजना। उसकी वजह क्या है? जब आप एक अच्छा सा प्रपोजल लिख के क्लाइंट को भेजते हैं, तो आपका बायर आपकी गिग पे क्लिक करता है, आपके पास क्या आ जाता है? क्लिक और इंप्रेशन आ जाते हैं। फाइवर समझता है कि ये गिग अच्छी है और आपको वो रैंक करवाना शुरू कर देता है, चाहे आपको ऑर्डर नहीं भी मिलता, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट की मैं टाइमिंग्स आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन मैं आपको पहले ये सिखा दूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि एक ये क्लाइंट का बायो रिक्वेस्ट आया हुआ है, ठीक है। देखिए डेट, हर बायो रिक्वेस्ट की डेट अलग है, मतलब ये अलग क्लाइंट है 7 अगस्त वाला, और ये भी 7 अगस्त है, लेकिन ये अलग क्लाइंट है ना। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैं माउस ओवर करता हूँ तो कलर ग्रे हो जाता है। ग्रे तब होगा जब जो बायो रिक्वेस्ट पे आप माउस ओवर कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत सारी बायो रिक्वेस्ट है। मुझे मैं अच्छा, आपने एक और बात भी याद रखनी है, रेलिवेंट बायो रिक्वेस्ट पे आपने अप्लाई करना है। ऐसी बायो रिक्वेस्ट पे अप्लाई नहीं करना जिसका काम आप ना कर सके, क्योंकि आप अभी इनिशियल लेवल पे बैठे हैं। कुछ अर्से के बाद आप जो है वो हर तरह की बायो रिक्वेस्ट पे फिर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपकी क्योंकि एक गीग है ना वेक्टर ट्रेसिंग वाली, उससे रिलेटेड फाइवर कोशिश करेगा, आपको दिखाएगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ नहीं है तो फिर उसके करीब तरीन रिलेटेड आपको बायो रिक्वेस्ट दिखाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं बायो रिक्वेस्ट पे आता हूँ, मैं इसको रीड करता हूँ सबसे पहले। क्लाइंट कहते हैं माई कंपनी नेम इज लिजेसी क्राउड, ठीक है। मतलब ये कंपनी का नेम है क्लाइंट का। अब क्लाइंट का जो है वो नेम यहाँ पे नहीं है, आगे पढ़ते हैं कि शायद उसने कहीं मेंशन किया हो। क्लाइंट कहता है माई कंपनी नेम इज लिजेसी क्राउड, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इन अ हैंड रिटन स्टाइल। मतलब उसको एक लोगो चाहिए, और वो जो लोगो होना चाहिए वो हैंड रिटन स्टाइल का होना चाहिए, बट स्टिल इजी टू रीड, और वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई आप काम करेंगे वो रीडेबल होना चाहिए क्लाइंट के लिए। इधर द नेम अबव एंड बिलो द लोगो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोगो और लोगो के नीचे, आइकन के नीचे नेम, फिर लोगो और लोगो के आइकन के आगे नेम, ऐसे समझ लें। इधर द नेम अबव एंड बिलो द लोगो, और ऊपर नाम हो नीचे आइकन हो, ये नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अच्छा कैसे लगता है? अच्छा ऐसे लगता है कि या तो आप राउंड बना ले लोगो और राउंड में लिख लें आप टेक्स्ट, या फिर लोगो के आइकन के नीचे लिख लें कंपनी का नेम, या लोगो के आइकन के आगे लिख लें, ये एक अच्छा तरीका है। काइंड ऑफ क्रिएटिंग सर्कल, और ये भी कह रहा है कि जी मुझे एक सर्कल बना के दें, और द लोगो एट द लेफ्ट, या फिर लोगो लेफ्ट पे आ जाए, द नेम स्टैक टू द राइट ऑफ द लोगो, जो मैंने आपको बताई कि लोगो का नेम आगे आ जाए और लोगो का आइकन पीछे आ जाए। और लास्टली आखिरी बात, द लोगो इन द बैकग्राउंड बिहाइंड द कंपनी नेम, ठीक है। लास्टली वो कह रहा है कि लोगो जो हो इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के ऊपर बिहाइंड द कंपनी नेम हो, ठीक है। आई रियली लव द कलर स्टील एंड येलो, ये कलर जो है वो क्लाइंट को पसंद है, ठीक है। अब देखें उसने इतनी जो है वो डिटेल में जाके बात बता दी है, तो हमें जरूरत नहीं है कि मजीद क्वेश्चन इतने पूछे क्लाइंट से।
द लोगो बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वुड लाइक फॉर द लोगो, थैंक्स इन एडवांस। अब क्लाइंट क्या करता है, जो एग्जाम्पल उसको पसंद होती है ना, वो उसकी अटैचमेंट यहाँ पे लगा देता है। आप इसने टैग भी लगा दिए हैंड ड्रॉन का, ठीक है, इसने क्या लगाया विंटेज का। ये हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट करके देना है, और बजट कितना है जी, $75। अच्छा बजट है बहुत, ठीक है। अब हमें बायर रिक्वेस्ट का क्या फायदा होता है, देखिए आपने अगर अपनी गीग का प्राइस रखा हुआ है ना $5, तो कब तक आप जो है वो $5 पे काम करेंगे, नहीं। बायर रिक्वेस्ट जो आते हैं ना, क्लाइंट एक बजट लेके आते हैं अपना बायर रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे देखो $300 है इसका बजट, ठीक है, $1500 भी बजट होता है इधर लोगों का। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उस बायर रिक्वेस्ट पे जिसका बजट ना लिखा हो, क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं जी हमें लोगो चाहिए, और ये बजट नहीं लिखते, ठीक है, और इधर कह देते हैं बजट बताएं। और कुछ लोग आते हैं इधर भी बजट नहीं लिखते और इधर भी नहीं कहते जी बजट बताएं। तो फिर उस बायर रिक्वेस्ट पे ना आपने हाई अमाउंट पे बिड करनी है। फिर आपका क्वेश्चन एक और होना चाहिए कि सर अगर हमारा गीग का प्राइस है $5 और इधर $75 है, तो क्या ये हमें देगा $75? यस देगा, उसको कंसर्न नहीं है कि आपकी गिग का क्या प्राइस है। अगर उसको गिग की प्राइस से कंसर्न होता ना, वो आपकी गिग पे आके ऑर्डर करता। हाँ, इर्तजा अली ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि सर इसका नेम तो नहीं है, तो इसको क्या नेम से पुकारेंगे? नहीं पुकारेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं पुकारेंगे? क्योंकि हमें इस क्लाइंट का नेम नहीं पता, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? नेम पे राइट क्लिक करें और इधर आ जाए। यहाँ पे ना कुछ ये अगस्त का 2020 का मतलब क्लाइंट है, मतलब नया क्लाइंट है। नहीं नहीं, हम क्लाइंट को डेयर से नहीं बुला सकते। ये डेयर जो है वो उनको पुकारा जाता है जो आपके मतलब जानने वाले हो, ठीक है। ये बात क्लियर कर लें कि क्लाइंट को सर मैडम डेयर ये वर्ड मतलब नहीं पुकारने, बिल्कुल भी नहीं लेने ये वर्ड, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि नाम आपको ना यहाँ से पता चल सकता था कैसे, कि यहाँ पे कुछ सेलर ना रिव्यू दे देते हैं और उस रिव्यू के अंदर लिखा होता है नाम क्लाइंट का। अब यहाँ पे नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। अच्छा जी, हम अगर इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहें तो क्या करेंगे? हम सिंपली सेंड ऑफर पे आके क्लिक करेंगे। अगर इस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो सिंपली हम आएंगे सेंड ऑफर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मुझे जो मोस्ट रेलिवेंट गिग लग रही है वो फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लूंगा। यहाँ पे आपके पास तो एक गिग है, आप वही एक गिग ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली थी। नीचे आए, ये इस बॉक्स के अंदर आप अपना वो प्रपोजल लिखेंगे जो कि हम एंड पे लिखेंगे। टोटल ऑफर अमाउंट कितनी थी? ये 75 थी, तो मैं इधर मैन्युअली लिख दूंगा 75। लेकिन आप यहाँ पे ज्यादा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो अक्सर क्लाइंट आपको कंसिडर कर लेते हैं। वो समझते हैं कि ये प्रोफेशनल है। $75 जो है वो बजट इनका, इनको ठीक नहीं लगा तो इन्होंने 100 पे बिड कर दी और क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आप क्योंकि नए हैं, आप 75 कुछ बाय रिक्वेस्ट आप भेजेंगे एग्जैक्ट अमाउंट की, कुछ भेजेंगे ऐसे कुछ प्राइस कम करके, ताकि क्लाइंट जो है वो आपको कंसिडर कर सके एज अ न्यू सेलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल 75, डिलीवरी टाइम क्लाइंट ने क्या रखा था इधर 3 दिन, तो आप भी रख सकते हैं 1 दिन से लेके 30 डेज तक, 1 मंथ तक आप टाइम रख सकते हैं। तो कोशिश करें क्लाइंट ने जो टाइम दिया है वही इधर लिखें, 3 डेज। नंबर ऑफ रिवीजन आप लोगों को पता चल चुका है क्या है, वो अनलिमिटेड वाली बात मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। यहाँ पे अलग से बताना है, सोर्स फाइल देंगे, हाँ जी देंगे। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी देंगे? मैं क्लाइंट को 2 कॉन्सेप्ट बना के दूंगा तो मैं कहता हूँ जी 2। अगर आप एक ही बना के देंगे तो इसको अनटिक ही रहने दें, कोई इसको टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं टिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मैं 2 कॉन्सेप्ट बना के दूंगा। डॉट ए आई भी देंगे, डॉट ई पी एस, डॉट पी डी एफ, हाई रेजोल्यूशन रास्टर। देखें ये वही बात आ गई है, रास्टर हाई रेजोल्यूशन की रास्टर। कलर अगर क्लाइंट कहेगा तो चेंज भी करके देंगे, एसवीजी भी हम बना के देंगे। अब क्या बात आती है ये प्रपोजल राइटिंग वाली, यही वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब ये आपने कैसे निकालनी है?
आपने क्लाइंट के प्रपोजल से, क्लाइंट की बायोरिक्वेस्ट से ही ये आपने लिखना है, ठीक है। आपने कहना है अब मैं क्योंकि आपको कह रहा था जो मैंने आपको पढ़ाया है ना प्रपोजल, ये फाइवर पे नहीं चलता। उसकी रीजन पता क्या होती है? रीजन ये होती है कि फाइवर पे शॉर्ट प्रपोजल और मीनिंगफुल प्रपोजल ज्यादा चलते हैं, ये देखने में आया ज्यादा। और जो क्लाइंट ज्यादा लाइंस लिखे, बड़े बड़े पैराग्राफ जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे लिख के दिखाए, क्लाइंट आपको मतलब डिटेल में चीज समझा रहा हो, तो आपने भी फिर डिटेल से लिखना है, बड़ा प्रपोजल लिखना है, ठीक है। अदरवाइज क्लाइंट जैसे छोटी छोटी आके रिक्वायरमेंट्स लगाते हैं ना, तो आपने भी मीनिंगफुल बात करनी है और शॉर्ट बात करनी है। आप फॉर्मल हो जाए सीधा हाय, अगर नाम पता है तो लिख दें हाय रोनी फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमें नेम नहीं पता तो हम कहेंगे हाय, आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट very carefully and know that you need a designer, ठीक है, कि आपको एक डिजाइनर चाहिए, क्या कर सके वो डिजाइनर, who can design a logo for your brand। अब ब्रांड का नेम था, हाँ जी था, तो डबल कोटेशन के अंदर ऐसे लिख दें कि आपके लिए ब्रांड, और ब्रांड का नेम इधर से कॉपी कर लें, जैसी ये वाला इधर से ऐसे करें कॉपी, इधर आके क्या कर दें पेस्ट, कि आपको इस ब्रांड के लिए लोगो चाहिए। अच्छा, क्लाइंट ने कहा था कि लोगो टाइप विल बी हैंड ड्रॉन, कि आपने क्योंकि कहा था कि हैंड ड्रॉन चाहिए, तो मैं भी आपको लोगो टाइप कौन सी दूंगा, हैंड ड्रॉन लोगो दूंगा, एज यू हैव मेंशन्ड। अब मैंने क्योंकि कहा था कि जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, हम बायो रिक्वेस्ट वैसे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हर बायो रिक्वेस्ट आप डिफरेंट लिख रहे होंगे। उसकी क्या रीजन है? हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ना, ठीक है। अच्छा जी, और ऐसी क्या चीज, कलर्स, कलर कौन से थे, टील एंड येलो, ठीक है। आई विल कीप इन माइंड while designing your logo that your preferred colors are कौन से, टील एंड येलो, ठीक है। अब क्योंकि क्लाइंट का बजट अच्छा है तो हम थोड़ा सा लिख देंगे डिटेल के अंदर, कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। आई विल प्रोवाइड टू कॉन्सेप्ट्स विद अनलिमिटेड revisions। I look forward to having an opportunity। ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैंने आपको कहा कि आपका जो प्रपोजल होता है वो फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, कर दी हमने फॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है, हाय लिख दिया ना। अब लाजमी नहीं था कि आई होप यू विल बी फाइन लिखे हम, ठीक है, मतलब रट्टा नहीं लगाना, चीजों को बस समझना है। फिर मैंने कहा था क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, किस में जाके, डिटेल के अंदर जाके, ये वही बात आ गई, नीड अ लोगो फॉर योर ब्रांड। मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड की थी कि यू आर लुकिंग फॉर अ डिजाइनर हु कैन डिजाइन, ठीक है, वो चीज भी आप लिख लें अपने पास, 3D मौका भी ऑफर कर दें अगर आप करना चाहें। माय डिजाइन प्रोसेस क्या होगा जी, बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे अगर ऑर्डर अच्छे हैं तो आप ना कहें कि मेरा प्रोसेस क्या है डिजाइनिंग का, अगर कहना चाहें बताना चाहें तो फिर बता दें, ठीक है। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप बड़े बड़े प्रपोजल लिखें, इसके लिए फाइवर के लिए सेल पिच जरूर अप्लाई करें, ठीक है। सेल पिच यहाँ पे ऐड कर लें, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। ये देखें 500 करेक्टर भी नहीं हुआ, 400 पे आपने बात अपनी कंप्लीट कर दी, ठीक है। मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चीजें क्लियर हैं आपको? सर मैंने पहले लेक्चर अच्छे से नोट किया है, अब सब क्लियर है। मेरे गेस्ट कौन है ये?
इकरा कहती है मेरे गेस्ट आ गए हैं, मैं अभी लीव कर दूं, बाकी मैं इवनिंग में देख लूंगी। अच्छा इकरा, अगर आपकी मजबूरी है तो कर दें, ठीक है, लेकिन ये चीज समझ लेती है ना पूरी आप, तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा आसिमुल्ला कहते हैं हैंड ड्रॉन से क्या मतलब है? ये तो लोगो टाइप्स में आएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अभी, सिर्फ इस चीज का प्रपोजल का बस। अच्छा इसके भी अगर इसकी जगह पे एक क्लाइंट आता और कहता जी आई नीड अ लोगो फ्रॉम रास्टर टू वेक्टर, आप मुझे बताएं सारे, आप क्या कहते हैं क्लाइंट को? आप यही कहते हैं ना कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पढ़ ली है और मैं जो है वो रास्टर से वेक्टर बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, काइंडली ऑर्डर प्लेस करें, यही कहते हैं ना आप? यही कहते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी हुई है। अब लोगो आपने पढ़े नहीं हुए, साथ साथ आपको चीजें फिर आगे चल के क्लियर होंगी। ये नया लोगो था तो मैंने कहा जी कि मैं आपका ये नया लोगो हैंड ड्रॉन लोगो, फिर आगे ये पूरी डिटेल आ जाएगी हैंड ड्रॉन लोगो क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको हैंड ड्रॉन लोगो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको प्रपोजल राइटिंग पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं वो बात समझ आई है? अब कुछ प्रपोजल आप वर्क पे जब हम जाएंगे ना तो इस तरह के होंगे, ये हम सारी चीजें अप्लाई कर रहे होंगे, ये बात याद रखना। तो मैं ना एक वर्ड फाइल कर दूंगा अपलोड क्लास के फौरन बाद आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फिर फायदा हो जाए। ये सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सर अगर बाय रिक्वेस्ट ना आती हो तो क्या? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बाय रिक्वेस्ट की ना टाइमिंग आप नोट कर लो, सुबह 11 बजे आती हैं और हर रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है। सुबह 11 बजे आती हैं जी, असर के वक्त आती हैं, मगरिब के बाद आती हैं, मगरिब के वक्त भी आती हैं, सुबह 9-10 बजे भी आती हैं। जी जी भेज दें जी, इसलिए तो सिखा रहे हैं आप लोगों को। अच्छा एक बात याद रखें, जब आपके पास बाय रिक्वेस्ट आती है ना और आप उसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो वो फिर चली जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट इतनी जल्दी आते हैं, हायर करके चले जाते हैं, ठीक है? तो आपके पास जब बाय रिक्वेस्ट आए, उस पेज को रिफ्रेश किए बगैर आप सारी बाय रिक्वेस्ट अपनी 10 यूज कर लें, और कोशिश करें सारे बच्चे 10 की 10 यूज करें। 10 में से अगर एक प्रोजेक्ट भी आपको डेली का मिलना स्टार्ट हो गया ना, तो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी वो। लेकिन आपको अगर मंथ में एक मिल रहा है स्टार्ट के अंदर, या 2 वीक बाद मिल रहा है, 1 वीक में मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छी सक्सेस है। मुझे ये आई है, वुड लाइक अ लोगो ऑफ द नेम ऑफ माई कंपनी। हाँ तो शाह सईद देखो, नया लोगो फिर आप बना सकोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को ना थोड़ा सा स्टॉप कर लो, जो चीजें मैंने सिखाई हैं उन चीजों पे अप्लाई करें। मतलब अगर आपके पास ऐसी रिक्वेस्ट आती है ना कि मुझे एक लोगो चाहिए हाई रेजोल्यूशन के अंदर, उस जॉब पे अप्लाई करें। नहीं खुरम शहजाद, वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है? फाइवर पे आपको फ्री की, एक तो सबसे बड़ी ये बेनिफिट है आप लोगों को कि फाइवर आपको फ्री में ये 10 प्रोजेक्ट पे डेली अप्लाई करने की इजाजत देता है, और ये फ्री है तो आप फिर इसको यूज करें। बिल्कुल राहिला अफजल, आप पहले तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसके बाद आप फिर अप्लाई करना शुरू कर दें। अच्छा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कम्युनिकेट नहीं करना आता होगा, ठीक है? सरदार अली खान आज भी हो सकती हैं, कल भी हो सकती हैं, ये फाइवर पे डिपेंड करता है। आप ज्यादा देर ऑनलाइन रहें, फाइवर को लगेगा कि जी आप सीरियस हैं, तो फिर वो बायोरिक्वेस्ट दिखाता है। और ये केस सिर्फ फाइवर के उसमें है, ठीक है? अपवर्क पे जब आप लोग अकाउंट बनाएंगे ना, ठीक है, तो आपको फौरन उसी वक्त जॉब नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आए अपवर्क पे, आपने अकाउंट बनाया, उसी वक्त आपको जो है वो जॉब्स ऐसी नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसकी रीजन ये है कि फाइवर जो है वो एसईओ बेस है टोटली, ठीक है? बाकी प्लेटफॉर्म एसईओ बेस नहीं है। मतलब फाइवर थोड़ा सा एनालाइज करता है कि आप सीरियस हैं भी सही, या किसी ने आपको मशवरा दिया अकाउंट बनाए, गिग बनाए, और आप हैं ही ऑफलाइन, तो फिर वो आपको रैंक नहीं करवाता। स्टार्ट का पॉइंट बता दें जिस रिक्वेस्ट ओपन होती है। देखो स्विच टू सेलिंग पे है ना आप, ठीक है, बाइंग पे हैं आप, स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करेंगे,
देन आप मोर पे जाके बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको शो हो जाएंगी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए इस वक्त आप ये सर्च बटन वाले ऑप्शन पे होंगे, स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करेंगे, फिर इधर आ जाएगा स्विच टू बाइंग, ये सर्च बटन खत्म हो जाएगा। स्विच टू बाइंग ऊपर ये जो मोर लिखा हुआ है ना, ये वाला छोटा सा मोर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से पहला ऑप्शन है बाय रिक्वेस्ट, अगर आपको दिखानी होगी फाइवर ने तो वो दिखा रहा होगा और आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे बताएं कोई स्टूडेंट कंफ्यूज तो नहीं है प्रपोजल राइटिंग के अंदर? और भी क्लासेस होंगी इसकी। और मैं कह रहा था कि कुछ बच्चों की अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना किसी की, तो ये चीजें रटना शुरू कर दो। ये चीजें, ये लाइंस जो है वो थोड़ी सी याद कर लो, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और इसको कम्युनिकेशन स्किल अगर किसी के पास नहीं है ना, तो मैं एक बड़ी अच्छी आपको टेक्निक बताता हूँ। आप जो 8th क्लास की 10th क्लास की इंग्लिश की बुक्स होती है ना, वहाँ से जो डिक्शनरी होती है उर्दू वाली, ठीक है, डेली 5 के वर्ड्स इनटू मीनिंग याद करना शुरू कर दे। मतलब आज फ्राइडे आपने 5 किए तो कल कितने हो जाएंगे? 10। परसों कितने हो जाएंगे? 15। आपके पास एक वोकेबलरी बन जाएगी, जिसे वोकेबलरी कहते हैं, जखीरा कहते हैं वर्ड्स का, 15 वर्ड्स का। अगर आप 100 भी याद कर लेना तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज बढ़ेगा और क्लाइंट से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। Q&A है, ये Q&A कर सकते हैं अब आप लोग। जी जी शाह सईद, वो फिर खत्म हो जाती है। सर मैं आज लेट हो गया था तो आज का लेक्चर मिस हो गया, अभी शाम को ही क्लियर होगा। जी जी सकलैन, कोशिश किया करें लाइव लेने की क्लास। जी जी इर्तजा अली, 1 गिग पे भी फाइबर करता है शो। ठीक है, जैसे आप लोगों की एक है ना, तो दूसरी बनाए ना आप लोग वो आइकन वाली, लेकिन ऐसे नहीं बनाना, आप प्रॉपर कीवर्ड सर्चिंग से बनाना। मतलब ऐप के आइकन भी होते हैं वो भी कीवर्ड बनेगा, वेबसाइट के आइकन होते हैं वो भी कीवर्ड बनेगा, फ्लैट आइकन होते हैं वो भी कीवर्ड बनेगा। तो बहुत सारे कीवर्ड को टारगेट करके बैठना है। फिर सर इसका एक वर्ड फाइल बना के ग्रुप में अपलोड करें प्रपोजल राइटिंग का। जी जी मोहम्मद जुबैर, वो मैंने पहले ही कहा है, मैं कर देता। क्या अगर किसी को रिक्वेस्ट शो नहीं होती तो क्या वैसे ही रैंडम रिक्वेस्ट भेजी जा सकती हैं? नहीं, देखें शो होंगी तो भेजेंगे ना, शो नहीं हो रही तो फिर कैसे भेजेंगे आप? मतलब एक शॉप पे आप जाते हैं, मैं कहता हूँ कपड़े लेने जाते हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल लगती है, मैं इसलिए बार बार ये दे रहा होता हूँ, और वो कपड़ों वाली दुकान ही बंद है, तो फिर आप कैसे परचेज करेंगे वहां से? ऐसे समझ लें बाय रिक्वेस्ट आई होगी फिर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। देखो अब थोड़ा सा हौसला कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारी गिग चेक कर दें। अब गिग जो है इस प्रपोजल राइटिंग पे आप फोकस करें, गिग आपकी चेक किए बगैर तो काम बढ़ेगा ही नहीं आगे। ठीक है, तो वो मैं मंडे को करूंगा, तो थोड़ा सा तसल्ली रखें। सैयद अमेरीन कहती हैं किसी वेबसाइट पे जाके 10-15 जो है स्पेसिमेन रीड कर लें तो भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर का नहीं दे रहा मशवरा, क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाता है जिनकी कम्युनिकेशन नहीं होती इतनी अच्छी। उसका होता ये है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ें, और जो वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं ना वो नोटबुक के लिखें और उनका गूगल पे आंसर सर्च करें उर्दू में, वो भी वोकेबलरी बन जाएगी फिर आपकी। अच्छा इमरान ताहरी कह रहे हैं ऑर्डर कहाँ शो होता है, ये देखो मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ है मैसेजेस, अगर क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो आपके पास जो है वो ऐप पे भी मैसेज आएगा, अगर आपने ऐप की हुई है तो इधर शो होगा। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो छोटे छोटे 2 बॉक्सेस होंगे, एक साइड होगा नोटिफिकेशन, दूसरी साइड होगा मैसेजेस। अगर क्लाइंट ने मैसेज किया तो आप मैसेज पे क्लिक करेंगे, अगर ऑर्डर देखना चाहेंगे तो फिर नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल होगी। जी जी तायरा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन न्यू सेलर्स को नहीं शो होती इतनी ज्यादा, लेकिन तरीकाकार वही है जो कह रही हैं आप। सर फाइवर पे क्लिक जो काउंट होते हैं वो सबके क्लिक पर जमा होंगे या सिर्फ जिनका फाइवर अकाउंट है उनका? और उसके जो सेव होता है कि उसका क्या फायदा?
देखो वासिफ, एक तो क्लिक काउंट होते हैं, ठीक है, और वीकली बिहाफ पे हो रहे होते हैं। आप 6 महीने का भी डेटा चेक कर सकते हैं। अच्छा एक और बात देखिए, मैं अगर आपको, अच्छा फिर आपने क्या करना है, इधर सबमिट ऑफर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये ऑफर 10 थी तो हमारी कितनी होगी, 11। आपने कितनी भेज दी, 11, ठीक है। आपने जो माइक्रो नीचेज अपनी गिग के लिए रखेंगे ना, आप जो अपनी माइक्रो नीचेज अपनी गिग के लिए रखेंगे, उनको इधर आके ट्रैक भी कर सकते हैं आप। बायो रिक्वेस्ट के सामने छोटा सा बटन लगा, उस पर क्लिक करें। लोगो डिजाइन वाली देखनी है तो लोगो डिजाइन की बायो रिक्वेस्ट चेक कर लें। सोशल मीडिया डिजाइन वाली देखनी है तो फिर वो कर लें। मैं सोशल मीडिया डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, आप मुझे ये सारी सोशल मीडिया डिजाइन वाली दिखा रहा है। अगर मैं वेक्टर ट्रेसिंग वाली करना चाहता हूँ तो ये मुझे वेक्टर ट्रेसिंग वाली 2 दिखा रहा है। एसईओ की देखना चाहता हूँ तो ये मुझे सारी एसईओ की दिखा रहा है। वर्डप्रेस की मैं अगर चेक करना चाहता हूँ तो ये मुझे सारी वर्डप्रेस की दिखा रहा है। इस तरह से आप अपनी माइक्रो नीच के अंदर जाके वायरप्रेस को चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये वेबसाइट बनवाना चाह रहा है $500 की। ये वैसे वर्डप्रेस का ही एक है। सैयद शारिक देखो, बायर कस्ट ज्यादा कब शो होती हैं, जब आप गिग ज्यादा बनाते हैं। रिकमेंडेड गिग 7 होती हैं, तो आप पैनिक ना करें, आस्ते आस्ते मेरे साथ चलते रहें। जवाहर हुसैन कहते हैं सर, अगर वेब बैनर या कोई और लोगों का साइज का ना पता हो तो हमें कैसे रेजोल्यूशन बनानी, क्लाइंट बताएगा ना। क्लाइंट बैनर का साइज क्लाइंट बताएगा। जैसे फेसबुक का बैनर है, इंस्टाग्राम का बैनर है, ट्विटर का, इनकी स्टैंडर्ड डायमेंशन है। मैं वो ग्रुप में कभी आप लोगों को ना साइज मेंशन कर दूंगा वर्ड फाइल के अंदर। वासिफ कहते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके एनोनिमस लोगों से ऑडियो में इंग्लिश में बात कर सकते हैं लाइव। देखें जो भी तरीकाकार आपको अच्छा लगता है। जो मैंने रिकमेंड किए हैं वो फिर वो भी ठीक है। अगर आप कोई और अपनाना चाहें जिससे स्ट्रॉन्ग होती है इंग्लिश तो वो भी ठीक है। हसीना खान कहती है फाइबर पे पेमेंट कैसे आती है। ये ना एक्चुअली एंड वाला प्रोसेस है, कोर्स के एंड में पढ़ाऊंगा मैं ये चीजें, ठीक है। अभी उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ना पेयोनीर का मैं बता देता हूँ। पेयोनीर का अकाउंट बनवाया जाएगा और उसको लिंक करवाया जाएगा फाइबर से। इस तरह से एक पेयोनीर प्लेटफॉर्म है, एक थर्ड पार्टी है जो आपको अलाउ करता है पाकिस्तान में डॉलर ले आने की, ठीक है। आप उसके बिहाफ पे डॉलर ले आते हैं पाकिस्तान के अंदर, पीकेआर में कन्वर्ट होके आते हैं। राहिला बना लेना सेकंड गिग, ठीक है। आइकन वाली बना लें। आइकन तो मैंने आपको क्लास दे दी है। मैरिन कहती है नाउ आई गॉट इट, ये सब ऑफर हमें डायरेक्ट नहीं आती, वी हैव टू ग्रैब इट बाय योर ओन बाय राइटिंग अ प्रपोजल। जी जी बिल्कुल। ये बाय रिक्वेस्ट आपको हर वक्त भी नजर नहीं आती, और जब आती हैं आप अप्लाई कर दें उन पे। सर आप कौन कौन सी गिग बनाना सिखाएंगे। देखो मैं आपको लोगों की सिखाऊंगा, बिजनेस कार्ड की सिखाऊंगा, फ्लायर की सिखाऊंगा, सोशल मीडिया डिजाइन की सिखाऊंगा, आइकन की। आप जो है वो आइकन की भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐप आइकन वाली, ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाई है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपकी 7 से ज्यादा चीजें सिखाऊंगा, लेकिन आप मैक्सिमम तो 7 बना सकते हैं, ठीक है। तो आप, मैं 7 कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों की। इसके अलावा मैं अपवर्क पे भी काम सिखाऊंगा, फ्रीलांसर पे काम सिखाऊंगा, 99 डिजाइन पे काम सिखाऊंगा, guru.com पे सिखाऊंगा, पीपल पर और पे सिखाऊंगा। तो देखे ना कितनी चीजें रहती हैं आपकी अभी। ये तो आप अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेप पे हैं। सर इंप्रेशन का क्या मतलब है। अच्छा देखो सैयद शारिक, इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आया, सर्च बॉक्स के अंदर उसने लिखा लोगो डिजाइन, ठीक है, उसके सामने से आपकी गिग अगर गुजर गई ना तो इट मींस आपको इंप्रेशन मिल गया। हाँ देखें, उनसा कहती है कि कॉर्नर पे लिखा हुआ है 10 ऑफर लेफ्ट। उसका मतलब ये है कि आपने कोई ऑफर नहीं भेजी ना, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप 10 ऑफर भेज सकते हैं, 10 बाय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपने जब आप एक भेज देंगे तो बाकी कितनी बच जाएंगी, 9। 2 भेज देंगे तो बाकी बच जाएंगी 8। तो एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम 10 भेज सकती हैं और मिनिमम 1।
अताउल हसन नहीं, स्क्रिल काम नहीं करेगा, हम वो नहीं ऐड करवाते, वो काम नहीं करता, ठीक है। पियोनीर बहुत जबरदस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है पियोनीर सबके लिए, हम खुद भी वही यूज करते हैं। पेपाल क्योंकि है नहीं पाकिस्तान में, आपको पता है। अच्छा, मोहम्मद रोमान कहते हैं सर इधर लोकल बैंक अकाउंट अलाउ नहीं करते फ्रीलांसिंग के लिए, प्रूफ मांगते हैं इनकम का। देखो, जब अब ये सख्ती हो गई है, वरना शुरू के अंदर ये होता था कि बैंक वाले मिन्नतें करते थे। मिन्नतें क्यों करते थे? क्योंकि उनको एक मंथली टारगेट दिया जाता था कि आपने इतने अकाउंट खोलने हैं, जिसका भी खोलें, दो दो खोलें, चार चार खोलें, हमें जो है वो एक टारगेट अचीव करना है। लेकिन अब जो है स्टेट बैंक ने पाबंदी कर दी है। अब स्टेट बैंक कहता है उसका अकाउंट खोलो जिसके पास कोई बिजनेस हो, बिजनेस अकाउंट खोलो, ठीक है रोमान। तो जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं है ना, अभी आप लोग परेशान ना हो, अगले एक मंथ के बाद आप ओपन कराना शुरू कर देना अपने बैंक अकाउंट। तो आप कोई बिजनेस शो करके ना अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं, या आप कोशिश करें कि स्टूडेंट अकाउंट ओपन करवा लें। और बैंक जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो HBL है। उसका फायदा ये है कि आपकी जो अमाउंट है ना बाहर से, बड़ी जल्दी मिल जाती है एक दिन के अंदर। बाकी बैंक 5 5 6 6 दिन भी लगा देते हैं। शाह से कहती है 3 मंथ में हो जाएगा सब कुछ, सारा कुछ हो जाएगा, बस मेरे साथ चलते जाएं आप। ये ऐसे ही तो मैं नहीं बता रहा, आप ये भी तो सोचें। मैं मतलब आप लोगों को ऐसे ही तो नहीं कह रहा ना कि ये इतनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ये हम चीजें करवाते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मूड बोर्ड राहिला ये होता है कि मूड बोर्ड के अंदर ना आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं लोगों का, उसे मूड बोर्ड कहते हैं। जी, ऐप आइकन मेन फ्लैट लोगो जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। मरियम नूर कहती है सर जी क्या हम इसी प्रोफाइल के अंडर वर्चुअल असिस्टेंट की गिग या डिजाइनिंग से हट के किसी नीच की गिग बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं मरियम, बिल्कुल रिकमेंडेड है, बना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अगर डिज़ाइनिंग वाले नहीं आ रहे क्लाइंट, और वर्चुअल असिस्टेंट वाले आ रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट भी बहुत डिमांड में है, बहुत ज़्यादा लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। तो आजकल तो वैसे ही आपको पता है हर बिजनेस ऑनलाइन काम कर रहा है घर पे बैठ के, कोविड-19 की वजह से, तो उनको ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। बना ले मरियम नूर, कोई मसला नहीं है, लेकिन गिग का कवर अट्रैक्टिव होना चाहिए। अच्छा, एक चीज प्रपोजल राइटिंग के अंदर जी देख ले रह गई है, देखें, इसमें सबसे जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके पास वो चीज है नहीं, आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो कहाँ लगाते हैं? पोर्टफोलियो होता क्या है? देखिए, पोर्टफोलियो ये चीज होती है कि आपने ना एक क्लाइंट के लिए लोगो बनाया, आपके पास वो लोगो आ गया, तो वो आपका पोर्टफोलियो है, मतलब आपकी वर्क हिस्ट्री आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो पोर्टफोलियो आप फॉर्मल ग्रीटिंग के बाद लगा लें, अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देख के उसको नीचे फिर गर्ज ही नहीं होता कि आपने उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस किया या नहीं, वो समझ जाता है कि आप एक्सपीरियंस है। और आपका पोर्टफोलियो वो क्या करता है, देख के आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। मेरे साथ बहुत दफा ऐसे हुआ है। मैं क्या करता हूँ जी, अगर मैं ऑफर पे भेजता हूँ ना कोई प्रपोजल, मैं इधर रख देता हूँ इसको, पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो मुझे उसका काफी बेनिफिट होता है। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो और ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर आप इसको कहाँ ऐड करें? सेल पिच के नीचे, ठीक है, या माय डिजाइन डिजाइन प्रोसेस के नीचे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सेल पिच के नीचे आप इधर आके इसको लगाएं, ठीक है। और ये लगाने का तरीका क्या है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ।
देखिए पोर्टफोलियो होता है कि आप क्लाइंट को कहेंगे यू कैन सी माई ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑन बिहेंस। बिहेंस के ऊपर आपका पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, ठीक है। और आप इधर बिहेंस का लिंक लगाएंगे। आपका कंसर्न नहीं है अभी इस लाइन के साथ, क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नहीं है ना, तो अभी बिहेंस के अकाउंट भी नहीं बनवाए जाएंगे, थोड़ा सा आगे चल के बनवाए जाएंगे जब आपके पास थोड़े बहुत पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। जी इमरान तहरी, आप मोबाइल पे रहें या लैपटॉप पे, एक ही बात है। सर लोगो डिजाइनिंग को जल्द जल्द शुरू कीजिएगा, ऑर्डर आ गए गिग पर तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी जी, ऐसा ऐसा होंगी सारी चीजें, ठीक है, पैनिक ना करें आप लोग, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर। सर जो प्रपोजल राइटिंग सिखाई है आपने, क्या ये हम फ्रीलांस में यूज कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी मेरा उस पर अकाउंट है। जी सलमान, आप कर सकते हैं। ये प्रपोजल राइटिंग हर प्लेटफॉर्म के लिए है, हर प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। सर स्किल टेस्ट से भी रैंकिंग होती है। जी बिल्कुल होती है हसीना, अगर आप सजेशन मांग रही हैं तो होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ना भी करें और बाकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो वो इतना मैटर नहीं करता। और क्वेश्चन पूछें जी, किसी का भी हो अगर क्वेश्चन तो। अरसलान खान, मैं ट्रेनिंग तो खैर ग्राफिक की करवाता हूँ, लेकिन मेरी स्किल्स हैं एसईओ और वर्डप्रेस, ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी। तो मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा एंड पे जाकर। तो क्लैन कहते हैं मैंने ऐप इंस्टॉल की हुई है, तो क्या उसमें मुझे शो करवाते हैं? जी आप ना हर 5-6 मिनट के बाद रिफ्रेश कर लिया करें ऐप को, तो वो आपको ऑनलाइन दिखाता रहेगा। अरब टूल बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं करवाता नहीं हूँ एक्चुअली, टाइम बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। मैं मतलब अपने ब्लॉग्स भी चलाता हूँ ना एसईओ के लिहाज से, एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ मैं। एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एसईओ के भी कुछ हैं, इवेंट ब्लॉगिंग भी करता हूँ मैं, तो वो बड़ा टाइम लग जाता है उन चीज़ों में। इवन कि मैं अपने चैनल को भी कभी कभी टाइम नहीं दे पाता। मेरा अपना चैनल है तो मैं उसके लिए भी बहुत अरसे बाद कोई वीडियो जाके खैर अपलोड कोई कर देता हूँ। लेकिन मैं गाइड जरूर किया करूँगा आपको, ठीक है, उसमें कोई परेशान नहीं। देखो अहमद खान, अगर हमने ये काम नहीं करना ना कि मतलब हम आगे 100 चीजें पढ़ लें, समझ 2 चीजें आए, वो काम इसलिए इसलिए स्पीड स्लो है। हमें भी पता है कि हमारी जो स्पीड हमने है वो क्या रखनी है, ठीक है। क्योंकि कुछ होते हैं फास्ट लर्नर, ये बात मैंने पहले भी की थी, और कुछ होते हैं स्लो लर्नर, तो हमें सबके बारे में सोचना है। आपको हर चीज क्लियर करवा दी जाएगी, ठीक है। 3 महीने बड़ा लंबा अरसा है अगर देखा जाए तो, आप मतलब इस कोर्स को देखा जाए तो। वैसे गुजरने में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कोर्स कवर हो जाएगा। सर आप अलग से वर्डप्रेस कोर्स ऑफर कर सकते हैं? नहीं एक्चुअली नहीं, टाइम नहीं होता उसके लिए, ठीक है। मैं मतलब कोई मेरी पेड ट्रेनिंग, आज तक मैंने कोई पेड ट्रेनिंग नहीं करवाई, ठीक है ना। मैं करवाता हूँ ना, टाइम होता है। मैं इधर अपना 100% देता हूँ, मैं ये मानता हूँ। मैं अपनी पूरी 100% देने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को, कि आप मुझसे जितना सीख सकते हैं क्लास के अंदर सीख जाए। सर मेरी ये कोई 71 इंप्रेशन आए हैं, अच्छी बात है अगर आए हैं तो। ऑर्डर देखो इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं आता, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा। एसईओ एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे जाके आप जो भी कीवर्ड सर्च करते हैं और जो टॉप पे रिजल्ट आते हैं ना, वो एसईओ के लिहाज से आ रहे होते हैं। एनिमेट लोगो नहीं, वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर होता है, वो एक अलग से पूरा एक कोर्स है, और 6 महीने या 1 साल भी उसके देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना रात को, वीकेंड है ना इस वक्त, इस दफा, तो कोशिश करना है रात को जागना है। रात को ऑर्डर ज्यादा आते हैं, जो लोग जाग सके, मतलब ये मेरी तरफ से असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि आप आज भी सारा दिन ना सोए, रात को भी ना सोए, फिर अगले दिन बीमार हो जाए, मैं ये चीज नहीं चाहता। कोशिश करें,
कोशिश करें कि जो लोग रात को जाग सकते हैं वो ऑर्डर लेने की कोशिश करें, और जो ऑर्डर कंप्लीशन है मैं इंशाल्लाह उसका बता दूंगा कि कैसे, अगर किसी को आ भी जाता है ऑर्डर, कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम अगर आपको बाय रिक्वेस्ट नजर आती हैं रेलिवेंट, उन पे अप्लाई करना है। ये असाइनमेंट है, इस प्रपोजल राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करें, ये भी असाइनमेंट है। ठीक है, जी जी राहिल, मैं कर दूंगा अगली मंडे या ट्यूसडे को, मैं मजीद आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने क्या करना है, गिग्स को क्रिएट करना है मजीद। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।